आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। ब्रिटिश आर्मी का एक रूल था कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मिलिट्री मैन अगर हमारे मिलिट्री में है तो उसके बच्चे कंपलसरी उनको पढ़ाना होगा। क्यों पढ़ाना होगा? क्योंकि इसलिए पढ़ाना होगा क्योंकि हमें देश चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। और अगर मिलिट्री के लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए तो इन्हीं के बच्चे हम भारत चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यह कानून ब्रिटिशरों ने बनाया कि मिलिट्री के लोगों को कंपलसरी अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी होगी। अगर वो नहीं कराते हैं तो उनकी सैलरी में से पैसे कट करेंगे। मालो जी ने राम जी को पढ़ाया, यानी बाबा साहब के पिता को। मालो जी ये ब्रिटिश आर्मी में हेड मास्टर पोस्ट पे रिटायर हुए। पता है, हेड मास्टर, यानी सिर्फ बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब के पिता भी पढ़े लिखे थे। और ये तब थे जब मनु का कानून लागू था, क्योंकि ब्रिटिश जहां पर एक्टिवेट थी वहां पर मनुस्मृति नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशरों को मनुस्मृति के बारे में पता नहीं था। तो ब्रिटिश मनुस्मृति के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो उनके कानून के अनुसार चल रहे थे। और इसलिए वो सभी को एजुकेशन दे रहे थे, नौकरी दे रहे थे, मिलिट्री में भर्ती करवा रहे थे। और अछूतों की उन्होंने बटालियन बना दी थी। उन्हें पता नहीं था कौन अछूत है। और उसी समय भारत में एक युद्ध लड़ा गया पेशवाओं के खिलाफ। ब्रिटिश आर्मी खड़ी हुई और ब्रिटिश आर्मी में अछूत लोग खड़े हुए। आपको पता है 1818 की लड़ाई क्या है? भीमा कोरेगांव, ये नाम सुना है आपने? भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है वो ब्रिटिशरों ने अछूतों के सम्मान में महाराष्ट्र में बनाया है। अनटचेबल मिलिट्री के सम्मान में, जैसे हम लोग कौन सा फ्रांस में क्या है वो स्टैचू, वो टावर को क्या कहते हैं? आईफल टावर। आईफल टावर के सामने ही एक और मॉन्यूमेंट था जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। तो मैंने पूछा ये क्या क्या मॉन्यूमेंट है? तो उन्होंने कहा उस समय किसी मिलिट्रीज के सम्मान में उन्होंने वो मॉन्यूमेंट वहां रखा, बनाया है। इसी तरह से ब्रिटिशरों ने, अनटचेबल्स ने उनके साइड से जो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती, उसलिए उनके सम्मान में, उनके याद में भारत में एक पिलर खड़ा किया, उसके ऊपर सभी के नाम लिखे हुए हैं। यह है भीमा कोरेगांव का स्तंभ। यह भीमा कोरेगांव का स्तंभ, यह भीमा कोरेगांव का पिलर गुम हो गया था। अब स्तंभ, इतना बड़ा स्तंभ कैसे गुम हो सकता है? यह गुम हुआ स्तंभ बाबा साहब ने ढूंढ निकाला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ढूंढ निकाला और बाबा साहब हर 1 जनवरी को उस स्तंभ को नमन करने के लिए जाया करते थे। और लोगों से क्या कहते थे पता है? लोगों को आकर कहते थे, अरे तुम लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम शेर की वंशज हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर जाकर अपने पूर्वजों के नाम ढूंढ लो। तुम्हारे पूर्वजों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर पेशवाओं को हराया है। तो ये लड़ाई क्या थी पता है? कैसे हुई थी लड़ाई? क्यों ब्रिटिशरों ने हमारे याद में भीमा कोरेगांव का स्तंभ क्यों बनाया है? लड़ाई तो बहुत सारी लड़ी गई थी, फिर ये क्यों स्तंभ बनाया है? ये लड़ाई लड़ी गई 500 अनटचेबल योद्धाओं के बीच और 28,000 पेशवाओं के बीच। नंबर अपने दिमाग में लेकर आओ, यहां पर सिर्फ 500 लोग हैं और यहां पर 28,000 लोग हैं। ये 500 लोगों के पैरों में जूते भी नहीं हैं और इन 28,000 लोगों के पास घोड़े हैं, हाथी है, भाले हैं, तलवारें हैं। इनके पास जूते नहीं है, तलवार कहां से लाए? और ये लड़ाई लड़ी एक नदी के पात्र में, एक नदी के, रिवर के
वेसल में, जिस रिवर का नाम है भीमा कोरेगांव। इसलिए इस युद्ध को भीमा कोरेगांव की लड़ाई कहा जाता है। 1817 के 31 दिसंबर के रात को यह लड़ी और इसका रिजल्ट 1 जनवरी 1818 को हम लोग जीते। रात भर यह लड़ाई चली, रात भर। पता है ये अनटचेबल योद्धा जब ब्रिटिशरों ने पेशवाओं के खिलाफ यह लड़ाई को अनाउंस किया, यह लड़ाई पुकारी, तो सबसे पहले ये अनटचेबल किसके पास गए पता है? ये अछूत योद्धा किनके पास गए पता है? पेशवाओं के पास गए। पेशवाओं के पास गए और पेशवाओं को कहा कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे लोग हो, हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस हमें समानता का अधिकार दे दो, बस हमें समानता का अधिकार दे दो। पेशवाओं ने क्या जवाब दिया पता है? पेशवाओं ने कहा कि सुई के नोक के ऊपर जितने अधिकार बैठे उतने भी हम तुमको नहीं देंगे, उतने भी अधिकार तुमको नहीं देंगे। इन अछूत योद्धाओं ने कहा कि ठीक है, तुम हमें अधिकार नहीं दोगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। उन 500 लोगों ने 28,000 इस सेना के खिलाफ, पेशवाओं के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी, और सिर्फ लड़ी ही नहीं, जी जान से लड़े, और 28,000 लोगों को, पेशवाओं को इन 500 अछूत योद्धाओं ने मार गिराया। और इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा राज खत्म हो गया। जिस पेशवा राज में अछूतों को गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू लगाने की नौबत भारत में आई थी, उस पेशवा राज को सिर्फ 500 अछूत योद्धाओं ने मार गिराया, सिर्फ 500। यह इतिहास बाबा साहब अंबेडकर जी ने ढूंढ निकाला और हमारे लोगों को बताया कि जाओ देखो किसके वंशज हो, किसके वंशज हो, जाओ जरा देखो। इसी आर्मी में, इसी मिलिट्री में जब राम जी बाबा आए, वो भी मिलिट्री में काम किया करते थे। उनको पढ़ाई का बहुत इंटरेस्ट था, तो वो पढ़ लिख रहे थे, और ब्रिटिशरों ने कहा कि ठीक है, तुम अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो हमारी मिलिट्री की स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम तुम करो। तो वो टीचर बन गए, वो टीचिंग भी करने लग गए। मिलिट्री का काम भी फील्ड में, उनको फील्ड में भी जाना पड़ता था, तो वो फील्ड में भी जाते थे, पढ़ाई लिखाई करवाने का भी काम, पढ़ाने का भी काम वो करते थे। इस तरह से राम जी बाबा अपने बच्चों को, क्योंकि राम जी बाबा भी मिलिट्री में थे, इसलिए उनके बच्चों को भी मिलिट्री की स्कूल में डालना कंपलसरी था। बाबा साहब के बड़े भाई बालाराम, ये मिलिट्री में बैंड पतक के, बैंड जो बजाते हैं ना, वो उसकी नौकरी उन्होंने पकड़ ली थी, इसलिए वो बैंड के लिए निकल गए। लेकिन दोनों बच्चे आनंद राव और भीमराव, यानी बाबा साहब के बड़े भाई और बाबा साहब, ये दोनों स्कूल में जाया करते थे। बाबा साहब से 6 साल बड़े थे आनंद राव, 6 साल बड़े थे, इसलिए 4 क्लास बाबा साहब से आगे चल रहे थे। जब बाबा साहब पहली में गए तो आनंद राव चौथी में गए थे। तो ये पेशवाओं ने आगे चलकर ब्रिटिशरों से, उनकी और एक कई पराजय हुआ। पराजय होने के बाद ब्रिटिशरों से पेशवाओं ने एक कंडीशन रखी। पेशवाओं ने कहा कि ठीक है, हम पराजित हो गए हैं, हम अपना राजपाट समेटने को तैयार हैं, हम अपना राजपाट समेटने को तैयार है, लेकिन हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, जिन अछूतों के वजह से हमारा पराजय होता है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद कर दो, इन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद करवाओ। अब ब्रिटिश हमारे सगे तो थे नहीं, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश एक पेशवा रूलर अगर ये डिमांड कर रहा है कि अछूतों की एंट्री बंद कर दो,
हमारे पास तो बहुत लोग हैं, इनकी एंट्री बंद कर देते हैं। और अंग्रेजों ने हमारी मिलिट्री की एंट्री बंद करवा दी। अंग्रेजों ने हमारी मिलिट्री की एंट्री बंद करने से दो दुष्परिणाम शुरू हुए। एक, हमारी नौकरियां चली गई और हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। दो दुष्परिणाम इससे शुरू हो गए, पैसा खत्म हो गया और एजुकेशन खत्म हो गया। जब ये रूल बना, जब ये दोनों में ये डील हुई, तब रामजी बाबा मिलिट्री के सर्विस में थे और उनकी 20 साल की नौकरी और बाकी थी। 20 साल की नौकरी और उनकी बाकी थी, लेकिन क्योंकि पेशवाओं ने अछूतों की एंट्री बंद करने का डील उनके सामने रखी और ब्रिटिशरों ने कबूल कर दी, रामजी बाबा की एक ही रात में नौकरी चली गई। रामजी बाबा की एक ही रात में नौकरी चली गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब और आनंद राव दोनों का एजुकेशन खत्म हो गया, दोनों का एजुकेशन बंद हो गया। और फिर नौकरी छूटने के बाद एक नई नौकरी करने के लिए बाबा साहब के पिता, बाबा साहब की बुआ और बाबा साहब आनंदराव बालाराम, ये सभी अपना गांव छोड़कर, क्योंकि गांव में सबको पता है कि मेरी जाति क्या है, तो जाति के नाम से लोग काम नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। तो बाबा साहब के पिता ने गांव छोड़ने का डिसीजन लिया कि इस गांव में अब मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्रिटिश थे तो नौकरी थी, अब ब्रिटिश नहीं नौकरी में रह रहा तो मेरी पगार बंद हो गई और इस गांव में मुझे कोई नौकरी देगा नहीं, नौकरी देगा नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी का या उस हमारे परिवार का जो असली सरनेम है वो सकपाल है, असली सरनेम सकपाल है, लेकिन ये कास्ट बेस्ड सरनेम है। किसी को भी इंडिया में जाकर पूछ लो कि ये सकपाल है तो वो पहचान जाएगा कि ये अछूत है ना। आपके यहां पर भी कास्ट नेम सरनेम्स होते हैं इंडिया में। कुलकर्णी बोला तो बोल देगा ये ब्राह्मण है, तिवारी ब्राह्मण है, शर्मा ब्राह्मण है। कोई जाति का सर्टिफिकेट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नामों से ही जाति पता करवा लेते हैं, नामों से ही। तो बाबा साहब के पिता ने एक निर्णय लिया कि ये गांव छोड़ने से पहले मुझे अपना नाम भी छोड़ना होगा, मुझे अपना नाम छोड़ना होगा। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं आज से अपना नाम सकपाल, ये सरनेम लास्ट नेम सकपाल नहीं लगाऊंगा और मेरी जात पता ना चले, इसलिए उन्होंने अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाना शुरू किया। उनके गांव का नाम था अंबडवे। महाराष्ट्र में जिस गांव से आप हो उसके आगे कर लगा देते हैं, यानी आगे अगर मैं नासिक से हूं तो मेरा सरनेम बन जाएगा नासिक कर, अगर मैं नागपुर से हूं तो मेरा नाम बन जाता है नागपुर कर। ये महाराष्ट्र की ये सरनेम्स की प्रथा है। तो बाबा साहब के पिता का मूल गांव था अंबडवे, तो अंबडवे का हो गया अंबडवेकर। अंबडवेकर ये सरनेम बाबा साहब के पिता ने अपने नाम को लगाया और बाबा साहब के पिता ने वो गांव छोड़ा और नई नौकरी के लिए दूसरे गांव में गए। बाबा साहब की एडमिशन करवा दी, उनके बड़े बेटे की एडमिशन स्कूल में करवा दी और वो नौकरी करना शुरू की। वहां पर भी जब जाति के बारे में पता चला तो उनकी नौकरी, उनको वापस नौकरी से निकाल दिया। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता का ये बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि बाबा साहब बड़े होने के बाद जरूर समाज के लिए उनके हाथ से कोई बड़ा काम होने वाला है, जरूर वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इसलिए वो उनकी पढ़ाई रोकना नहीं चाहते थे कि जब तक मेरा ये छोटा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाता तब तक मेरे समाज को गुलामी से बाहर निकाल नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब के पिताजी
बाबा साहब को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि नौकरी चली गई थी। तो बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब के बड़े भाई आनंदराव के पास आनंदराव को बुला लिया। आनंदराव को बुलाया और रामजी बाबा ने कहा कि आनंद, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी नौकरी चली गई है, और मैं जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उन पैसों से मैं तुम दोनों की शिक्षा, तुम दोनों का एजुकेशन नहीं कर सकता, तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकता। घर खर्च चलाना, दोनों को पढ़ाना, इतने पैसे अब मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, और तुमने अगर इस रिक्वेस्ट को कबूल नहीं भी किया तब भी मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। ये रिक्वेस्ट करते समय मैं बहुत दुखी हूं कि मुझे ये बात तुमसे बोलनी पड़ रही है। एक बाप को अपने बड़े बेटे से ये बात करनी पड़ रही है, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं। तुमने अगर इस रिक्वेस्ट को कबूल नहीं भी किया तब भी मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। रामजी बाबा ने 4 साल आगे चल रहे आनंदराव से कहा कि तुम अपनी शिक्षा बंद कर दो, तुम अपनी एजुकेशन बंद कर दो। जो नौकरी मैंने तुम्हारे लिए देखी है, क्या वो नौकरी तुम करोगे? मुझे बहुत उम्मीद है कि भिवा आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा काम करने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर जी का बचपन का नाम भिवा था। राम जी कहते कि मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा इसके हाथों से होने वाला है, और इसलिए मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आप अपना एजुकेशन बंद करके जो नौकरी मैंने तुम्हारे लिए देखी है, क्या वो तुम करोगे? आज अगर कोई बड़ा भाई होता तो क्या कहता? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी एजुकेशन बंद नहीं करूंगा, मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। आज का बड़ा भाई इस तरह का स्टैंड लेता। आनंदराव ने क्या कहा पता है? ये बात राइटिंग एंड स्पीचेस चांगदेव खैर मोड़े के पार्ट 2 में 2nd वॉल्यूम में लिखी हुई है। ये आनंदराव राम जी से कहते हैं कि बाबा, हमारे में पिता को बाबा कहते हैं, बाबा किसी बड़ी इमारत की अगर नींव होने का मुझे मौका मिलता है तो मैं वो नींव होने के लिए तैयार हूं। और उन आनंदराव ने अपनी एजुकेशन बंद की, और जो नौकरी रामजी बाबा ने उनके लिए देखी थी वो नौकरी उन्होंने की। आधा पगार बाबा साहब को पढ़ाने के लिए और आधा पगार घर चलाने के लिए। इस तरह से आनंदराव ने अपना जीवन व्यतीत किया और बाबा साहब को पढ़ाने का काम आनंदराव ने किया। आज बाबा साहब का परिवार आनंदराव और भीमराव, इनका ही आज दुनिया में चल रहा है। आनंदराव के बेटे मुकुंदराव के बेटे अशोक राव और अशोक के बेटा मैं, ये आज हमारी फैमिली अंबेडकर फैमिली से जानी जाती है। आज उन बाबा साहब के परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, तो फिर कोई मैं जाने के बाद आप में कोई भ्रम ना फैला दे, इसलिए मैंने ये बात क्लियर की। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बाबा साहब का वंशज नहीं मानता, अपने आप को बाबा साहब का परपोता नहीं मानता। खून से हम बाबा साहब के रिश्तेदार हैं। मैं बाबा साहब का परपोता बाद में हूं, लेकिन बाबा साहब के विचार का बेटा मैं पहले हूं। बाबा साहब के विचारों के बेटे हम पहले हैं, रिश्ते बाद में हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज।